रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि रूस अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ होने वाले ट्रेड के लिए डॉलर की जगह चीनी युआन का इस्तेमाल का समर्थन करता है। लेकिन आखिर क्यों दुनिया भर के कई देशों ने ट्रेड के लिए डॉलर के विकल्प की तलाश शुरू कर दी है? वो क्या कारण है जिसके चलते डॉलर के प्रभुत्व को कम करने का प्रयास जोरों पर किया जा रहा है? The dollar is facing a revolt. The world knows it as the king of currencies, but the dominance of the dollar is now under threat. More and more countries are looking for alternatives, and China's yuan is emerging as a clear challenger. आज के दिन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक टिपिंग पॉइंट पर है। मुझे इस बात को कहते हुए कोई डाउट नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में इंटरनेशनल ट्रेड एक नई डायरेक्शन की ओर शिफ्ट हो जाएगा और ये डायरेक्शन इंडिया की ओर पॉइंट कर सकता है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है। इट इज द डी-डॉलराइजेशन मूवमेंट। खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि यूएस डॉलर आगे चल के ग्लोबल रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा। आई नो अब आपके मन में ढेर सारे सवाल आ रहे होंगे, आखिर डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबल रिजर्व करेंसी मतलब क्या होता है और क्यों इंडिया इस मूवमेंट से बेनिफिट कर सकता है। इन सभी सवालों का जवाब तो ऑफ कोर्स आपको आज के वीडियो में मैं दूंगी ही, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत सारी नई बातें सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द राइज ऑफ यूएस डॉलर। गाइस, डी डॉलराइजेशन समझने से पहले चलिए मैं आपको 20th सेंचुरी में लेके चलती हूँ। Until about 100 years back, ब्रिटिश पाउंड सबसे सॉट आफ्टर ग्लोबल करेंसी थी, ना कि यूएस डॉलर। वर्ल्ड वॉर 1 में ह्यूज लॉसेस सफर करने के बाद ब्रिटेन इकोनॉमिकली वीक हो चुका था। उनका ग्लोबल डोमिनेंस डिक्लाइन हो रहा था और इस वर्ल्ड पार का वैक्यूम किसने फिल किया? यस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। मगर यूएसए ही क्यों? देखिए, किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू उसके एसेट्स पे डिपेंड करती है। प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स के बीच यूएसए अपने एलाइज के लिए एक की वेपन सप्लायर बन चुका था और क्योंकि उस समय पे करेंसीज गोल्ड बैक्ड हुआ करती थी, यूएसए के गोल्ड रिजर्व्स भरते गए और इसी का नतीजा था कि अगले कुछ सालों में यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। 1944 के फेमस ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में 44 कंट्रीज ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पैक कर लिया क्योंकि यूएस डॉलर उस समय की सबसे मेजर गोल्ड रिजर्व्स बैक करेंसी थी। इसका रिजल्ट ये था कि ग्लोबली सभी बायलैटरल ट्रेड्स यूएस डॉलर्स में होने लगे। बायलैटरल ट्रेड्स यानी कि ऐसे ट्रेड्स जिसमें दो अलग अलग देश इन्वॉल्व हैं और ऐसे केस में आपको ट्रेड करने के लिए एक कॉमन करेंसी तो चाहिए ही है ना, जिसे दोनों देश एक्सेप्ट कर सकें और उस कॉमन करेंसी का रोल निभाया यूएस डॉलर ने। बाय लेट 1960s ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज यूएस डॉलर्स बाय करने लगी, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कहते हैं। अब यूएस डॉलर खरीदने का मतलब डॉलर्स को हार्ड करेंसी के फॉर्म में स्टोर करके रखना नहीं है, बल्कि कंट्रीज यूएस ट्रेजरीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके अपने फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन करती हैं, जिसे अल्टीमेटली फायदा होता है यूएस की इकोनॉमी को, क्योंकि इकोनॉमी में पैसों का इनफ्लो हो रहा है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1971, अमेरिका हाई इन्फ्लेशन और रिसेशन से गुजर रहा था। कोल्ड वॉर और वियतनाम वॉर में भारी एक्सपेंडिचर के बाद यूएस के गोल्ड रिजर्व्स अलार्मिंगली कम हो गए थे। ऐसे में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की इस स्पीच ने दुनिया बदल दी। I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. इस अनाउंसमेंट का मतलब ये था कि यूएस डॉलर गोल्ड द्वारा पेग्ड नहीं रहेगा, यानी कि अब यूएसए को अपने यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं होगी और वो बिना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ गोल्ड मेंटेन किए अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। यूएस के पर्सपेक्टिव में ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन दिनों मिडिल ईस्ट रीजन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स का सेंटर बन चुका था और ये सारा ऑयल
ट्रेड यूएस डॉलर्स में होने लगा। इसी के साथ यूएस डॉलर्स की डिमांड शार्पली राइज होने लगी। बाय द लेट 1990s वर्ल्ड का 90% ट्रेड यूएस डॉलर्स में हो रहा था। आज के दिन ऑलमोस्ट 50% क्रॉस बॉर्डर लोन्स और इंटरनेशनल डेट सिक्योरिटीज यूएस डॉलर में डिनोमिनेट की जाती हैं। यूएस कैपिटल मार्केट्स दुनिया की लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विड मार्केट्स हैं, इसलिए कोई भी अगर बड़े साइज में कैपिटल रेज करना चाहता है तो उन्हें यूएस कैपिटल मार्केट की ओर ही देखना पड़ता है। मगर आखिर प्रॉब्लम क्या है? कोई ना कोई ग्लोबल रिजर्व करेंसी तो चाहिए ही है ना। और फिर वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि यूएस की करेंसी से बेहतर ऑप्शन क्या ही होगा। आर्ग्यूमेंट कुछ हद तक वैलिड है, मगर किसी भी कंट्री के पास इतनी ज्यादा पार आ जाना रिस्की हो सकता है। द वेपनाइजेशन ऑफ यूएस डॉलर। आज के दिन यूएसए का सेंट्रल फेडरल रिजर्व दुनिया का डी फैक्टो सेंट्रल बैंक बन चुका है। डॉलर की डिमांड ज्यादा है, नो प्रॉब्लम, प्रिंटर पे ऑन बटन दबाओ। यूएस इकोनॉमी स्लो हो रही है, नो प्रॉब्लम, प्रिंटर पे ऑन बटन दबाओ। आखिर क्या ही फर्क पड़ता है कि बाकी देशों पे इसका क्या इंपैक्ट होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। एज ऑफ टुडे यूएस के पास नियरली $500 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड रिजर्व्स हैं, लेकिन जानते हो उनकी इशूड हार्ड करेंसी और बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी है? नियरली $42 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 80 टाइम्स ऑफ देयर गोल्ड रिजर्व्स। और फिर वॉशिंगटन ने अपनी इकोनॉमी सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ने पे कई बार दूसरी कंट्रीज पे इकोनॉमिक सैंक्शन से लेकर इवन इन्वेजन जैसे सख्त पैतरे भी अपनाए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर की ही बात कर लीजिए। उस समय यूएस ने बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर रशिया पे कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के सेंटर में होने की वजह से यूएसए ने रशिया को स्विफ्ट से बैन करके बाकी कंट्रीज के साथ डॉलर्स में ट्रेड करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। इसके अलावा यूएस फेडरल रिजर्व ने कोविड के इम्पैक्ट से इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए रिकॉर्ड प्रिंटिंग की थी डॉलर्स की, और इवन इंटरेस्ट रेट्स को भी बहुत कम कर दिया था। उसकी वजह से ना सिर्फ यूएसए में बल्कि ग्लोबली पैसों का फ्लो बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया वाइल्ड इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस कर रही है। और फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेड ने अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक किए। जब यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो यूएस डॉलर भी अप्रिशिएट होता है, और इस वजह से बाकी कंट्रीज के करेंसी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हो जाते हैं और इवन उनके फॉरेक्स रिजर्व्स भी डिप्लीट होने लगते हैं। ऐसे हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट और यूएस द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को इतनी तेजी से कम करने की वजह से कई इकोनॉमिकली पुअर कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एक्सेट्रा डिफॉल्ट की कगार पे खड़े हैं। हमारे नेबरिंग कंट्रीज में हुए इस क्राइसिस से रिलेटेड हमने पहले डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और बात ऑफ कोर्स सिर्फ हमारे नेबर्स की नहीं है, और भी कई देश सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मार्च 2023 में अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन 100% से भी ज्यादा था और उनके सेंट्रल बैंक के डॉलर रिजर्व्स खत्म होने वाले थे। खैर, यूएस के एक्शंस का इम्पैक्ट बाकी देशों पे तो पड़ता ही है, बट अब तो इवन यूएस इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पे भी क्वेश्चंस रेज होने लगे हैं। बात चाहे इस साल हुए एक के बाद एक 4 यूएस बैंक्स के कोलैप्स की हो या फिर हाल ही में चल रहे यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस की। इन डेवलपमेंट्स के चलते बाकी कंट्रीज अमेरिका में इकोनॉमिक ब्लडबाथ की पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। प्रॉब्लम सभी देशों के सामने है। नंबर 1, यूएस डॉलर का ग्लोबल रिजर्व करेंसी होना और अमेरिका द्वारा इस बात का मिसयूज करके बाकी कंट्रीज पे सैंक्शंस लगाना। नंबर 2, यूएस फेड की इररिस्पॉन्सिबल मॉनेटरी पॉलिसीज। नंबर 3, यूएस इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी। इसलिए शुरू हुई थी डी-डॉलराइजेशन मूवमेंट, जिसका मोटिव है एक नया मल्टीपोलर इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर सेटअप करना। द बिगिनिंग ऑफ डी-डॉलराइजेशन, अ न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। देखिए, वैसे तो 2014 से ही कुछ कंट्रीज में यूएस डॉलर वेपनाइजेशन के अगेंस्ट डिफेंस सीरियस बातें शुरू हो गई थी, लेकिन कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर और ग्लोबल इन्फ्लेशन ने चीजों को फास्ट ट्रैक कर दिया है। कई कंट्रीज ने यूएस डॉलर के अगेंस्ट आवाज उठाना शुरू कर दिया है। ब्राजील के प्रेसिडेंट से लेके मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तक सभी ने कहा है कि वो यूएस डॉलर से अपनी डिपेंडेंस रिड्यूस करना चाहते हैं और लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं।
कंट्रीज का यूएस डॉलर से घटता विश्वास सिर्फ हाइपोथेटिकल या ख्यालों में नहीं है। चलिए मैं आपको कुछ डेटा शो करती हूँ। 1999 से लेके 2021 तक ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में यूएस डॉलर का शेयर 70% से कम होकर 59% पे आ चुका है। एक और बात, सेंट्रल बैंक्स अपनी इकोनॉमी को क्राइसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए अब वापस जोरों शोरों से गोल्ड खरीद रहे हैं। 2009 से लेके 2022 तक रशिया, चाइना, टर्की और इंडिया के सेंट्रल बैंक्स ने सबसे ज्यादा गोल्ड बाय किया है। एज ऑफ सितंबर 2022 आरबीआई की टोटल गोल्ड होल्डिंग्स 800 मेट्रिक टन्स को टच कर गई हैं। मतलब साफ है, स्लोली एंड ग्रेजुअली अब कंट्रीज यूएस डॉलर से अपनी डिपेंडेंस कम कर रही हैं। और इसी डी डॉलराइजेशन मूवमेंट को लीड कर रहा है 5 कंट्रीज का एक ग्रुप जिसका हिस्सा भारत भी है। जी हाँ, तो ब्रिक्स नेशंस। 2001 में ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने ब्रिक की फॉर्मेशन की थी और 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इस ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था। ब्रिक्स की फॉर्मेशन इन कंट्रीज में स्ट्रेटेजिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट और प्रमोट करने के लिए हुई थी और जल्द ही इन कंट्रीज को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज की तरह देखा जाने लगा। ब्रिक्स को लीडिंग एडवांस्ड इकोनॉमीज के ग्रुप G7 ब्लॉक का भी फॉरमोस्ट जियोपॉलिटिकल राइवल माना जाता है और अब ब्रिक्स एक्टिवली यूएस की डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए एक नए पॉलिटिकल और मॉनेटरी सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के आइडिया को रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स ने 2014-15 में ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर्म किया था, जिसे अब न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB कहते हैं। ये बैंक अपनी मेंबर कंट्रीज को लोन्स, गारंटीज, इक्विटी पार्टिसिपेशन एटसेट्रा के थ्रू पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने का काम करता है। और अनसरप्राइजिंगली ब्रिक्स NDB के चीफ ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो यूएस डॉलर से डिपेंडेंसी और एक्सचेंज रेट रिस्क रिड्यूस करने के लिए गोइंग फॉरवर्ड 30% ऑफ लोन्स मेंबर नेशंस की लोकल करेंसी में इशू करेंगे। इसके अलावा 2015 ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम डेवलप करने की बात शुरू हुई, जो बेसिकली स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का ऑल्टरनेटिव होगा। हालांकि 2015 से अभी तक ये डेवलपमेंट बहुत स्लो चल रहा था, मगर अब ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम डेवलप करने के टॉक्स काफी एक्सेलरेट हो चुके हैं। चाइना और रशिया ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को जल्द से जल्द सेटअप करना चाहते हैं ताकि वो यूएस द्वारा डोमिनेटेड स्विफ्ट सिस्टम से डिपेंडेंस कम कर सकें और स्विफ्ट सिस्टम से जुड़ी इनएफिशिएंसीज और प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें, जैसे कि हाई टाइम कंजम्पशन, कॉस्टली ट्रांजैक्शंस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा रिपोर्ट्स की माने तो इस साल साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स समिट के दौरान ब्रिक्स नेशंस इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक कॉमन करेंसी लॉन्च करने पे भी डिस्कशंस करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस ब्रिक्स करेंसी से ग्लोबल ट्रेड में यूएस डॉलर की डोमिनेंस को खतरा हो सकता है। ब्रिक्स नेशंस की बढ़ती जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का नतीजा ये है कि 19 न्यू कंट्रीज ने ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, ईरान, अर्जेंटीना, यूएई, अल्जीरिया, इजिप्ट, बहरीन एंड इंडोनेशिया। तो इस साल के साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स समिट में काफी क्रिटिकल इश्यूज पे चर्चा होने वाली है। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। आज के दिन ब्रिक्स के 5 मेंबर्स कंबाइंड ग्लोबल जीडीपी का 24%, वर्ल्ड ट्रेड का 16% और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट का 1/3 अकाउंट करते हैं। इवन ब्रिक्स कंट्रीज दुनिया के टोटल लैंड सरफेस का 25% से भी ज्यादा और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अकाउंट करते हैं। जरा सोचिए, जब इस ग्रुप में और भी स्ट्रॉन्ग और डेवलपिंग नेशंस जुड़ जाएंगे तो ये फ्यूचर ब्रिक्स प्लस कंट्रीज का कंबाइंड लैंड मास, पॉपुलेशन और ग्लोबल ट्रेड का शेयर कितना ज्यादा होगा। ब्रिक्स का प्रोग्रेस और डोमिनेंस तो हमने समझ लिया, मगर डी डॉलराइजेशन की इस रेस में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? Where does India stand in the de-dollarization race? How would you feel if you could use the rupee while traveling outside India? It's not happening tomorrow, but it will in due course. India's Reserve Bank has taken the first steps in this direction. India is working to internationalize the rupee. रिसेंटली इंडिया के कॉमर्स सेक्रेटरी मिस्टर सुनील बर्तवाल ने इंडिया की नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस करते हुए कहा था कि इंडिया उन कंट्रीज के साथ INR में ट्रेड करने को तैयार है जो करेंसी क्राइसिस फेस कर रहे हैं और उनके डॉलर रिजर्व्स डिप्लीट होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट का फोकस अब इंडियन रुपीज में इंटरनेशनल ट्रेड बूस्ट करने पर है ताकि INR को एक ग्लोबल करेंसी बनाया जा सके। जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने इंटरनेशनल
ट्रेड के लिए रुपी सेटलमेंट सिस्टम अनाउंस किया था बाय अलाउइंग स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स इन डेजिग्नेटेड इंडियन बैंक्स। डी-डॉलराइजेशन मूवमेंट में INR को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने INR में इंटरनेशनल ट्रेड्स करना शुरू कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, दृष्टि IAS के अनुसार इंडिया ने 2019 से ही रशिया को फ्यूल, ऑयल और स्पेसिफिक डिफेंस इंपोर्ट्स के लिए रुपीज में पे करना शुरू कर दिया था। आज रशिया इंडिया के लिए लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है विद ऑलमोस्ट 42% शेयर इन टोटल क्रूड इंपोर्ट्स, और इस ऑयल की पेमेंट डॉलर्स में नहीं बल्कि UAE दिरहम और रशिया रूबल्स में हुई है। इवन ऐसी बातें भी चल रही हैं कि रशियन ऑयल की पेमेंट्स INR में ही की जाएंगी वाया UAE। इसके अलावा UAE एम्बेसडर अब्दुल नसर जमाल अल-शाली ने मार्च 2023 में कहा था कि जल्द ही दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड सेटलमेंट इंडियन रुपी और दिरहम में शुरू हो जाएगा और दोनों देश इसके लिए टेक्निकल डिस्कशन में एंगेज्ड हैं। और फिर मार्च 2023 की ही बात है जब गवर्नमेंट ने कहा था कि RBI ने 18 कंट्रीज के साथ INR में ट्रेड सेटलमेंट शुरू कर दिया है। इसमें रशिया, जर्मनी, श्रीलंका, सिंगापुर, UK, मलेशिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और म्यांमार जैसी कंट्रीज शामिल हैं। इस लिस्ट में लेटेस्ट एडिशन है बांग्लादेश और ये लिस्ट आगे चल के बड़ी होने वाली है। इंटरेस्टिंगली, नोरियल रूबिनी जो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने के लिए फेमसली डॉक्टर डूम भी बुलाए जाते हैं, उनका मानना है कि आगे चल के इंडियन रुपी US डॉलर को वर्ल्ड की नई रिजर्व करेंसी के रूप में रिप्लेस कर सकता है। मिस्टर रूबिनी की बात सुन के ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि एक देश है जो डी-डॉलराइजेशन की रेस में शायद इंडिया से कहीं आगे है। गेस करिए। यस, चाइना। US डॉलर, यूरो, जापानीज येन और UK स्टर्लिंग के बाद आज चाइनीज ऑफिशियल करेंसी रेनमिनबी, जिसे कॉमनली चाइनीज युआन भी कहते हैं, वर्ल्ड की 5th मोस्ट ट्रेडेड करेंसी बन चुकी है। ऊपर से रशिया चाइना पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग बन चुकी है कि युआन ने डॉलर को रशिया की मोस्ट ट्रेडेड करेंसी की पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है। और सुनिए, रशियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रैल 2023 में कहा था कि रशिया चाइना के बीच होने वाली 70% ट्रेड्स युआन और रूबल्स में सेटल हो रही हैं। इसके अलावा मार्च 2023 में युआन ने फर्स्ट टाइम US डॉलर को चाइना की मोस्ट यूज क्रॉस बॉर्डर करेंसी के रूप में भी रिप्लेस किया है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि चाइना अब स्लोली वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रेडिटर बनता जा रहा है और IMF के साथ डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स देने के मामले में कम्पीट कर रहा है। इवन स्ट्रगलिंग और पुअर इकोनॉमीज को रेस्क्यू लेंडिंग प्रोवाइड करने के मामले में भी चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा करके चाइना ना सिर्फ लोन्स बल्कि बायलैटरल ट्रेड के टर्म्स में भी डिक्टेट कर पाता है। चाइना ने कई कंट्रीज इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, ब्राजील और इराक के साथ चाइनीज युआन या फिर लोकल करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट शुरू कर दिए हैं। इवन रिसेंटली बांग्लादेश ने भी रशिया को अपने न्यूक्लियर प्लांट के पेमेंट युआन में करने का डिसीजन लिया था। इसके अलावा चाइना सऊदी अरेबिया के साथ अपने बायलैटरल टाइज स्ट्रेंथन करने पे फोकस कर रहा है। चाइना चाहता है कि गल्फ कंट्रीज और चाइना के बीच होने वाली ऑयल ट्रांजैक्शंस चाइनीज युआन में सेटल हो, जो US डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो होगा, क्योंकि आज के दिन मिडिल ईस्ट रीजन से होने वाली ऑलमोस्ट सारी ऑयल ट्रांजैक्शंस US डॉलर में होती हैं। और तो और मार्च 2023 में चाइना के एक्सिम बैंक ने सऊदी नेशनल बैंक के साथ मिलकर चाइनीज युआन में फर्स्ट एवर लोन कोऑपरेशन अचीव किया था। मिडिल ईस्ट रीजन में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाइना ने कुछ महीने पहले सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच एक पीस डील में ब्रोकर की तरह एक्ट किया था। दो ऐसे देश जो सालों से एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में रहे हैं। इन सभी रीजंस की वजह से सिटी ग्रुप और गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 2030 तक युआन इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए वर्ल्ड की 3rd मोस्ट यूज करेंसी बन सकती है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी वार्निंग दी है कि चाइना युआन के इंटरनेशनलाइजेशन में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है और वो US डॉलर को नंबर 1 करेंसी के रूप में रिप्लेस कर सकता है। लेकिन क्या USA आसानी से अपना थ्रोन जाने देगा? ऑफ कोर्स नहीं। द इम्पैक्ट ऑफ डी-डॉलराइजेशन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड में अभी भी US डॉलर्स को कंप्लीटली रिप्लेस करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड की 5th मोस्ट ट्रेडेड करेंसी होने के बावजूद चाइनीज युआन की ट्रेडिंग वॉल्यूम US डॉलर की वॉल्यूम्स की 1/10 भी नहीं है और आज भी ग्लोबल पेमेंट्स में युआन का शेयर सिर्फ 2.3% पे है। वहीं USD का 42.7% और यूरो का 31.7% है। और फिर
चाइना का मिडिल ईस्ट रीजन में ऑयल ट्रेड्स को युआन में करने का पुश भी यूएस डॉलर्स पे इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी मोस्ट मिडिल ईस्ट करेंसीज डॉलर से बैक्ड हैं और युआन की लिक्विडिटी इतने वास्ट ग्लोबल मार्केट के लिए अभी इनफ नहीं है। हालांकि दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि डी डॉलराइजेशन के चलते ग्रेजुअली यूएस डॉलर्स और उनमें डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स की डिमांड एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो सकती है और इससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस मार्केट से बाहर फ्लो होने लगेंगे और रिजल्ट ये होगा कि डॉलर की परचेजिंग पावर टैंक कर जाएगी और सब्सिक्वेंटली यूएस में इन्फ्लेशन भी रिकॉर्ड हाइस को टच कर सकता है और क्या पता इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स अपना सुपर पावर का थ्रोन भी खो दे। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि अगर कंट्रीज का यूएस डॉलर पे डिपेंडेंस कम होगा तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक मच नीडेड स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है और फिर वो शायद व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस अ कोल्ड का फ्रेज फाइनली इररेलेवेंट भी हो जाए। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रोसेस स्मूथ नहीं होगा और उसमें बहुत समय लगेगा। आज के वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.